तरह से आपको ज्ञात होगा कि पिछले गत दिवस योल के बहुत सारे लोग जो ग्रामीणवासी हैं, जो साधारण लोग हैं, जिनके बच्चे AFCB योल में पढ़ते हैं, वो अपना विषय लेके यहाँ पे आए थे, क्योंकि योल का 24 अप्रैल 2023 को योल बोर्ड का जो विघटन हुआ है, उसके तदुपरांत यहाँ पर न सरकार ने, और क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन होता है कंटोनमेंट बोर्ड, तो वो डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने वहाँ के स्थानीय लोगों की आज दिन तक कोई सुध-बुध नहीं दी है। और लोगों को इसके लिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। आपने ये सुना भी होगा, और आपके माध्यम से लोगों ने अपनी गुहार भी लगाई है कि पहले तो कूड़ा करकट को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे सवाल जवाब हुए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदगी का एक अंबार लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर थे। कहीं ना कहीं आनन फानन में हमने भी अपने लेवल से डी साहब को बोला, कॉरपोरेशन के कमिश्नर को बोला, SDM साहब को बोला, और आज चलो उस दिक्कत से निजात मिली है। लेकिन सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में निकल के आया है कि AFCB स्कूल, जो कि कलांतर से चला आ रहा है और 1954 से इस्टाब्लिश हुआ है ये स्कूल, और तब से लेके आज दिन तक हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले, और एक ही समय में 2,500-3 हज़ार बच्चों की स्ट्रेंथ अपने आप में स्कूल में रहती थी, और बहुत बड़ी पहचान थी स्कूल की। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, कई किस्म के बड़े बड़े ओहदों पे आज विराजमान हैं, आर्मी में बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं। लेकिन आज विडंबना ये है कि AFCB स्कूल का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। आज की तारीख की बात करें, लगभग 605 बच्चे, जो पूरे प्रदेश में हम सरकारी स्कूल की कहीं भी तुलना कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि 605 बच्चों की स्ट्रेंथ किसी भी सरकारी स्कूल में होगी। लेकिन आज भी AFCB स्कूल में ये जीता जागता सबूत है कि वहाँ पे बच्चे हैं। और अध्यापक कितने हैं? 11 अध्यापक हैं, और 11 अध्यापकों में से 9 अध्यापक जो वो अंडर ट्रांसफ़र हैं, और सिर्फ मात्र 2 अध्यापक हैं। ना यहाँ पे कोई PN है, ना कोई ना मतलब PN नहीं है, कोई वाटर कैरियर नहीं है, कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। और उन अध्यापकों को भी अपना जो भविष्य है वो अधर में लग रहा है, और इसके चलते सबसे बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है, तो वो हो रहा है आने वाली जनरेशन, जो कि हमारे बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। क्योंकि आपको ये पता है, और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, क्योंकि आजकल धर्मशाला में या कहीं दूसरी जगह में अगर आप देखें तो पब्लिक स्कूलों का प्रचलन जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है, और लोगों का भी ध्यान जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस एवज में अगर हम देखें तो AFCB स्कूल जो है उसका अपना एक आधार है, बहुत बड़ा ये स्कूल है, इसका अपना एक अस्तित्व है। लेकिन कि कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई आदमी इसकी कोई सुध-बुध नहीं ले रहा है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को ये मेरा निवेदन है, और निवेदन ये है कि ये कम से कम इस बिगड़ती हुई इस लचर व्यवस्था को, इसके ऊपर ध्यान दें, और बच्चों के भविष्य के साथ हम, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, जिसके तहत गांव के किसी भी बच्चे को कहीं भी अपनी शिक्षा लेने का अधिकार है। और कल हमारे स्थानीय लोगों ने यहाँ पे जिलाधीश के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई हुई सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि जागो सरकार और इन बच्चों की सुध लो। क्योंकि बच्चों को भविष्य के साथ मुझे नहीं लगता कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के आने वाले भविष्य की नींव है। और मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस पे कड़ा संज्ञान लें, और इन बच्चों के भविष्य की पीड़ा को समझते हुए जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्टाफ मुहैया कराएं। और अगर कंटोनमेंट बोर्ड उनको जगह नहीं देता है तो उस जगह का भी प्रबंध किया जाए। राइट टू एजुकेशन में ये पूरा प्रावधान है
कि उसके तहत वो जगह उपलब्ध करवाएं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाएं और बच्चों को एजुकेशन के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। लेकिन आज हालात प्रदेश सरकार के ऐसे हैं, वो जब चुनाव हुआ था, हमने भी चुनाव में कंटेस्ट किया है, मुझे पता है कि उनके जो लाभ लुभावने जो प्रलोभन थे वो किस तरह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि की जनता को किस प्रकार से उन्होंने अपने झूठे वादों के साथ ठगा, कई प्रकार की झूठी गारंटियां दे दी और आज दिन तक एक भी गारंटी जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। कल प्रदेश की राजधानी शिमला में ओपीएस को लेकर बहुत बड़ा नारेबाजी हुई है, गोबर, दूध, कई किस्म की बातें हैं। महिलाओं को सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा था ये कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कहीं भी किसी महिला को पूरे प्रदेश के अंदर एक भी रुपया आज दिन तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आई सरकार, आज मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं दिखा है, नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं नेचर भी इस बात को बचा नहीं पा रही है। और आए दिन कोई ना कोई नई ही बात होती है प्रदेश के अंदर, कोई नई घटना घटती है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो इनके मंत्री, इनके विधायक आपस में एक दूसरे को तंज कसने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे और ये प्रदेश के जितने इनके विधायक हैं, 40 विधायक हैं, सारे के सारे एक दूसरे को मतलब तंज कसने में ये व्यस्त है। प्रदेश की आम जनता के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। इतनी बड़ी आपदा, इतना बड़ी त्रासदी प्रदेश के अंदर हुई है, उस एवज में इनको प्रदेश की जनता की सुध लेनी चाहिए, लेकिन ये अपने उसमें लगे हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन आदमी का कितना कद है, कौन आदमी का काम हो रहा है। लेकिन ये आपस का मामला हो सकता है, मैं समझता हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँ धर्मशाला की, तो धर्मशाला में जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल के समय जो काम हुए हैं, आज यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो उसका श्रेय लेके जनता ही जनार्दन है के नारों से, स्लोगन से जनता को फिर बेवकूफ़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता पूरी धर्मशाला के अंदर कोई ऐसा काम जो उन्होंने किया है, 7-8 महीने की सरकार हो गई है, अभी तक तो सारे लोग अपने ही चिंतन में चिंतित हैं कि मुझे कोई ओहदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा कहीं पार्टी में स्थान होगा कि नहीं होगा, इस तरह की। और आज अभी मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, हमारे जिला के बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के एक इकलौते मंत्री हैं, आज उनके ऊपर भी एक उनके परिवार के आदमी ने उनके ऊपर एक तंज कस दिया हुआ है, जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग, उनकी बात भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगती है, व्यवस्था परिवर्तन में जब आता है कोई सत्ता में तो उसमें कई किस्म के परिवर्तन होते हैं, लेकिन वही सारा स्टाफ, वही सब कुछ वही, और कुछ लोग इसमें से मिलाई खा रहे हैं, कुछ लोग इसमें मिलाई खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों के माध्यम से रखनी थी। और एक बात मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि AFCB योल स्कूल का जो ये मुद्दा है, इसको सरकार बिल्कुल गंभीरता से ले, कहीं भी इसमें कोई ढिलाई न बरते, नहीं तो ये आंदोलन बहुत उग्र होगा। क्योंकि जहाँ बच्चों के भविष्यों की बात आएगी, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने की बात आएगी, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये कंटोनमेंट बोर्ड के पिछले 15 सालों से ये वहाँ के कार्य सदस्य रहे हैं आप, ये योल से हैं, भाई साहब योल से हैं, इनके बच्चे, इन लोगों के बच्चे सारे वहाँ पढ़े हैं, ये लोग खुद वहाँ पे पढ़े हैं। तो उस स्कूल का अपना एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम कहीं भी खत्म नहीं होने देंगे। हमें आंदोलन करने की या उन अभिभावकों को आंदोलन करने की, स्थानीय जनता को आंदोलन करने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी जब छुट्टियों का जो ये सत्र खत्म हुआ और सत्र के बाद अपन पढ़ाई का जो चलना था सिस्टम, तो उसमें जब लगा कि वहाँ पे कोई अध्यापक नहीं है, वहाँ पे व्यवस्था जो अपने आप से पहले तो आपकी ओर से कुछ भी नहीं हुआ ना, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि AFCB स्कूल के इनके मतलब उसको चलाने के लिए इनके पास कुछ है भी या नहीं है। अब जब पता चला कि आधे से ज़्यादा स्टाफ जो आधे से ज़्यादा क्या 90% स्टाफ वहाँ पे चेंज हो चुका है। अब 2 टीचर, उसमें एक प्रिंसिपल, एक ड्राइंग टीचर, वो उनके सारे अगर आप
इतने सारे 600 बच्चों को संभालने की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था परिवर्तित